हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है उसे एड्रेस करेंगे, दैट इज शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम ये जो 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और कुछ इसे ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं ताकि एग्जाम में हमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। सो आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, राइट? जो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स, टी स्टैंड फॉर द टेरिटरीज। देखो, इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे ताकि पहले आप इसका कंटेक्स्ट समझ लो, पहले 12 की 12 शेड्यूल समझ लो, फिर ये आपको ये जो ये स्टेटमेंट है ये समझ में आएगी। तो 12 की 12 शेड्यूल्स हम याद कर सकते हैं ओनली बाय रिमेंबरिंग दिस सिंगल स्टेटमेंट हियर। ओके, अभी हम इसे देखते हैं डिटेल में। ओके, तो आपको जैसे कि पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थी, फिर धीरे धीरे इंक्लूड करके अभी प्रेजेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना है कि पहले कितनी थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 8 शेड्यूल्स थी, अभी कितनी है, 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, तो पहला जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें क्या है, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। सो इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम, उनकी जो टेरिटरीज हैं, वो सारी मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल्स पे आपके क्या मेंशन है, सेकेंड शेड्यूल में आपका जो भी अलाउंसेज है, प्रिविलेजेस हैं, जो एमोलमेंट्स मिलता है, राइट, सर्टेन ऑफिशियल्स को, वो मेंशन है सेकेंड शेड्यूल्स पे। सो आपको इसको याद रखना अलाउंसेस से। मैं याद रखती थी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। अब इसमें किन लोगों की अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की बात की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। दो की थोड़ा सा डीप में है, बट आपको ये याद रखना ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन में पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में। ओके, जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में, या प्रेसिडेंट के जो अलाउंसेस एंड जो प्रिविलेजेस हैं, देन गवर्नर की, देन स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर्स जो आपके लोकसभा के हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, उसका भी मेंशन है यहाँ पर। देन चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, जिन भी स्टेट्स में है वहाँ के लोगों का। देन जजेस, जजेस में आपके सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट दोनों के जजेस आ जाते हैं। देन आपका जो सीएजी होता है, जो आपका ऑडिटर जनरल है इंडिया का, उसके बारे में, उसके अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस आ जाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार मैंने देखा है क्वेश्चंस में कैसे ये एक गलत सेंटेंस बनाता है, आपका सीएजी की जगह कर देगा अटॉर्नी जनरल, जो लॉ से संबंधित होता है। ओके, बट यहाँ पर अटॉर्नी जनरल तो मेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या मेंशन है, आपका ऑडिटर जनरल मेंशन है। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सेकेंड शेड्यूल हो गया आपका। ये सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर, ये जहाँ पर भी इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। थर्ड शेड्यूल की बात करें अगर हम, थर्ड शेड्यूल आपका है ओथ्स एंड एफर्मेशन के बारे में बात की जाती है, जो वेरियस पब्लिक ऑफिशियल्स लेते हैं, ओथ्स एंड एफर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका यूनियन मिनिस्टर्स आ जाएगा। देन कैंडिडेट फॉर द इलेक्शंस जो होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट हों, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स हों, उनकी ओथ भी इसमें है। देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी आ जाते हैं। देन आपका फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आ गया। देन स्टेट मिनिस्टर्स, और देन एमपीज और एमएलएज की ओथ यहाँ पर आ जाती है। तो थर्ड शेड्यूल क्या है, आपकी ओथ हो गई। ओके, देन फोर्थ शेड्यूल क्या है, एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में सीट्स का जो एलोकेशन है वेरियस स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, उसका एलोकेशन आ जाता है फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन सम एरियाज, और वो एरियाज क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं एंड जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं,
उस क्षेत्र, उस रीजन के का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, गवर्नेंस कैसे होगा, उसके कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस पे बात की जाती है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो 6th शेड्यूल है ये बात करता है ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 जो स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जहाँ पर ट्राइबल एरियाज हैं, इसकी बात की गई है 6th शेड्यूल में। इसके बाद के जो एरियाज हैं वो आपके 5th शेड्यूल में आ जाता है। तो मुझे ये कन्फ्यूज़न होती थी, तो मैं इसको याद कैसे करती थी मैं आपको भी बता देती हूँ, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी कि जो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की गई है 5th शेड्यूल में, और 6th शेड्यूल में बात की गई है ट्राइबल एरियाज की, वो भी 4 पर्टिकुलर स्टेट में, आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैं इसको याद करती थी AMTM के नाम से। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हो सकता है आपको मणिपुर से कन्फ्यूज़न हो, लेकिन अगर जब आप मैप देखोगे ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, देन आपका असम आ जाएगा, देन आपका मेघालय आ जाएगा, देन आपका त्रिपुरा आ जाएगा, देन मिजोरम आएगा, फिर मणिपुर, नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आते हैं। तो मैं मैप को विजुअलाइज करती थी कि भाई हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मणिपुर मुझे कभी दिमाग में आता ही नहीं था, क्योंकि ये सीरियल से स्टेट हैं अगर आप मैप में देखोगे। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स हमें लगानी पड़ती हैं, कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, ताकि अगर इन द केस ऑफ कन्फ्यूज़न, दो की आपको याद रहेगा, लेकिन अगर कन्फ्यूज़न होता है तो फिर हम उस कन्फ्यूज़न की स्थिति से बाहर कैसे आएँ, तो आपको वहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, तो 6th शेड्यूल हो गई है आपकी। 7th शेड्यूल की बात करें तो 7th शेड्यूल में लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में। एक है आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो 7th शेड्यूल में जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन है, और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट में आपकी स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, और जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें स्टेट एंड जो 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 सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ही लॉज बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। आप मुझे बताइएगा कि ये जो कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट है हमने किस कंट्री से लिया है। ये हमने कहाँ पर, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, इसी की सीरीज में ही। ओके, तो मुझे बताइए कि किस कंट्री के से हमने कंकरेंट लिस्ट का ये कंसेप्ट लिया है, कमेंट करके बताइएगा। तो 7th शेड्यूल हो गया। 8th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 8th शेड्यूल आपका बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अभी प्रेजेंट में 22 लैंग्वेज हैं, और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज हुआ करती थी। अभी क्या है, 22 लैंग्वेजेस हैं। 14 लैंग्वेजेस के बाद से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 से सिंधी को ऐड किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली को ऐड किया गया था। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली की जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ऐड किया गया था। अब यहाँ से ये अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है, 8th शेड्यूल किसके बारे में है, इससे तो क्वेश्चन पूछता ही है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है। टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 हैं। अब कई बार अगर डीप में क्वेश्चन जाएगा तो ये अमेंडमेंट बहुत पूछता है, पर्टिकुलरली ये रिसेंट वाला ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में कि जैसे यह पूछ लेगा कि मैथिली या संथाली को किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, तो 92nd अमेंडमेंट। यह पूछ लेगा कि 92nd अमेंडमेंट जो था उसके द्वारा कौन सी 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। तो उसमें मान लीजिए ये 3 दे देगा, और संथाली की जगह आपका एक मान लीजिए नेपाली दे दिया, तो नेपाली तो इसके पहले ऐड की जा चुकी थी, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से कई डायमेंशन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, फैक्ट्स याद हैं, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। 9th शेड्यूल की बात करें अगर, तो 9th शेड्यूल आपका ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फॉर द लॉज दैट आर प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल फ्रॉम द जुडिशियल स्क्रूटनी। बेसिकली
नाइन्थ शेड्यूल में कुछ ऐसे लॉज हैं जो लॉज को प्रोटेक्शन मिली हुई थी जुडिशियल स्क्रूटिनी से, बट इसमें हाल ही में कुछ चेंज किए गए, हम ये भी देखेंगे। मेरे से एक इंटरव्यू में, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में गई थी, तो मुझसे पूछा गया था कि नाइन्थ शेड्यूल का क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो यस हो सकता है, नाइन्थ शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद आया। इसके पहले तक नाइन्थ शेड्यूल में जो वही लॉज रखे जाते थे जिनको जुडिशियल स्क्रूटनी या जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं उससे बचना हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लॉज थे जो फंडामेंटल राइट्स को हो सकता है वॉलेट करते हों, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे लॉज ज़रूरी थे। गेटिंग इट? तो इसको जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए इसमें लॉस थे, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है जिसमें कहा गया कि भाई अगर नाइन्थ शेड्यूल में जो भी लॉज इंक्लूडेड है आफ्टर अप्रैल 1973, ये ध्यान रखना है, ये अमेंडमेंट एक्ट कब आ गया था? पहली अमेंडमेंट एक्ट से लागू नाइन्थ शेड्यूल ऐड कर दी गई थी 1951 में। 2000 फिर इसको लेकर काफ़ी डिबेट चली, क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई इस तरीके से तो गवर्नमेंट आएगी, कोई भी लॉ नाइन्थ शेड्यूल में रख देगी और कहेगी भाई इसका तो जुडिशियल रिव्यू हो नहीं सकता, तो इनकी मनमानी चलने लग जाएगी। तो 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी तो इसमें इन्होंने कहा कि अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉ इस लिस्ट में या नाइन्थ शेड्यूल में ऐड किए गए हैं, दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो आपको ये ध्यान, क्या बताओगे इसका आंसर क्या होगा? मैंने यही आंसर दिया था कि यस, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन उन लॉज का जो 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड किए गए हैं। समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर। टेंथ शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अब एंटी डिफेक्शन लॉ आपको याद होगा कि किस तरीके से जो हमारे पॉलिटिशियंस थे वो फ्रिक्वेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको चेंज करते थे। उनके अगर सेल्फ इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ए के साथ हैं तो ए में रहेंगे, अगर उनके पॉलिटिकल पार्टीज बी के साथ सेल्फ इंटरेस्ट बन रहे हैं तो वह बी में स्विच कर जाएंगे। तो ये आया गया राम वाली जो कहानी थी, इसको बंद करने के लिए ये शेड्यूल ऐड की गई थी, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया। इस तरीके से कुछ कंडीशंस पे अगर जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज और एमएलएज हैं, वो अगर इस तरीके से स्विच करते हैं तो वो डिसक्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस। ओके, तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के द्वारा ऐड किया गया था। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। 11th शेड्यूल की बात करें, 11th शेड्यूल आपका बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसमें 29 मैटर्स हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डील करते हैं। ओके, जैसे ग्राम पंचायत, जो प्रधानी के इलेक्शन एंड ऑल होते हैं, आपको पता ही होगा। फिर इसके बाद से ये ऐड कब किया गया था? ऐड किया गया था बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। 12th शेड्यूल की बात करें तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, नगर पंचायत, नगर निगम, ये सब, इसको ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। इसमें 18 सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिससे ये म्यूनसिपैलिटीज़ डील करती हैं। तो ये हो गई टोटल शेड्यूल्स। अब हम अगर ये जो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओके, सो टी स्टैंड फॉर द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जो फर्स्ट शेड्यूल में। ई मतलब जो एमोलुमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की बात की गई थी। फिर ए जो है आपका, ये अफर्मेशन एंड ओथ्स के बारे में है। देन आर आपका है राज्यसभा सीट्स एलोकेशन के बारे में। एस आपका है शेड्यूल्ड एरियाज। ओ आपका है यहाँ पर, ऑफ का ओ है अदर ट्राइबल एरियाज, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड आपका मिजोरम। देन आपका एफ यहाँ पे है फेडरल लिस्ट के बारे में, राइट, जिसमें लिस्ट सब जो लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनका डिवीजन किया गया है। ओल्ड में ओ है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल है आपका लैंड रिफॉर्म्स। 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे
लॉज लाए गए थे जो मतलब जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाना था, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। डी फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। देन पी फॉर द पंचायत्स एंड एम फॉर द म्यूनसिपैलिटीज। तो इस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो 7th शेड्यूल के बारे में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।